क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 9। तो क्लास चैप्टर 8 में था मौर्यन पीरियड। उसके बाद आया पोस्ट मॉडर्न, मतलब चैप्टर 7 में था मॉडर्न पीरियड। चैप्टर 8 में पोस्ट मॉडर्न पीरियड था। पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर नेटिव रूलर्स, फॉरेन रूलर्स और साउथ के रूलर्स के बारे में भी पढ़ा था। अब पोस्ट मॉडर्न की पीरियड के बाद आया गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में गुप्तास का जो रूल था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब अफ़गानिस्तान, हिमालयाज़, इधर ब्रह्मपुत्र और यहाँ साउथ की तरफ गोदावरी और कृष्णा रिवर की साइड भी फैल गया था। तो बहुत बड़ा इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन था। तो यहाँ पे गुप्ता, तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल डोमिनेशन वैसे मॉडर्न पीरियड में था। पूरा चैप्टर 7 में पॉलिटिकल डोमिनेशन ही है। तो यहाँ पे गुप्ता पीरियड के इंपॉर्टेंट रूलर्स लिखे हैं। सबसे पहले श्रीगुप्त। तो गुप्ता पीरियड के फाउंडर थे श्रीगुप्त। उसके बाद घटोत्कच। तो श्रीगुप्त और घटोत्कच इन दोनों के पास टाइटल है महाराजा का। इनके नाम क्या है कि महाराजा लगता है। उसके बाद चंद्रगुप्त वन। तो चंद्रगुप्त वन के पास टाइटल है महाराजा धीराज का, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। तो देखो ये समुद्रगुप्त के फादर हैं चंद्रगुप्त वन, और समुद्रगुप्त के ग्रैंडफादर हैं घटोत्कच और ग्रेट ग्रैंडफादर हैं श्रीगुप्त। तो मेनली इस चैप्टर में समुद्रगुप्त के बारे में, मतलब पूरा चैप्टर तो समुद्रगुप्त के बारे में नहीं है, कुछ पॉइंट्स हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया कहे जाते थे। उसके बाद चंद्रगुप्त टू को टाइटल मिला विक्रमादित्य का। तो इन्होंने ही सबसे ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया है, मतलब एरिया सबसे ज़्यादा एक्सपेंड चंद्रगुप्त 2 ने ही किया था। उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त जनरली लास्ट ऑफ गुप्ता रूलर कंसीडर किए जाते हैं। तो स्कंदगुप्त को भी विक्रमादित्य का टाइटल मिला था। तो अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। तो वी नो अबाउट इट, हमें समुद्रगुप्त के बारे में एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो कि अशोकन पिलर ऑफ इलाहाबाद। तो ये कंपोज किया गया था हरिसेन के द्वारा, जो समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक मिनिस्टर थे या फिर पोइट भी थे, ठीक है। तो इस स्पेशल काइंड की इंस्क्रिप्शन को हम प्रशस्ति कहते हैं। तो प्रशस्ति वो इंस्क्रिप्शन होती है जिसमें किसी राजा की या किसी रूलर की तारीफ की जाती है, उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती हैं। तो वो राजा, उस प्रशस्ति में ये लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त को भगवान के समान मानते थे वहाँ के लोग। तो समुद्रगुप्त ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन क्या क्या किया, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे मैंने मैप भी लगाया है। द रूलर्स ऑफ आर्यनवर्ता के जो रूलर्स थे, जो कि ग्रीन में शेडेड हैं ये वाले, ये यहाँ पे 9 रूलर थे टोटल, जिनको समुद्रगुप्त ने अप्रूडेड, मतलब उखाड़ के, मतलब बिल्कुल, मतलब उनको उखाड़ के फेंक दिया था। मतलब समझते हो कि उनका एम्पायर ख़त्म कर दिया था बिल्कुल। और वो ये समुद्रगुप्त के एम्पायर का पार्ट बन गया ये एरिया जो ग्रीन से शेडेड है। द रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ से समझते हो कि साउथ की तरफ, यहाँ पे टोटल 12 रूलर्स थे, जिनके कुछ कैपिटल रेड डॉट से मार्क नहीं है। तो यहाँ पे 12 रूलर्स थे। तो इन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया था समुद्रगुप्त से हारने के बाद, मतलब पूरे तरीके से नहीं हारे थे, मतलब जब इनको लग रहा था कि हम समुद्रगुप्त को नहीं हरा पाएंगे, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद लेकिन समुद्रगुप्त ने इनको अलाउ कर दिया था कि तुम रूल करो यहाँ पे, ये एरिया तुम ही रखो। द इनर सर्कल्स ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और अ नंबर ऑफ गण संघाज। रिमेंबर चैप्टर 5 में गण और संघाज बताए थे ना। इन दी नॉर्थ वेस्ट की तरफ में, जो पर्पल से मार्क्ड हैं, ये रहे, ठीक है। ये पर्पल तो नहीं है, पर यहाँ पे कलर चेंज हो गया है इसमें प्रिंट में। दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, ये समुद्रगुप्त के लिए ट्रिब्यूट मतलब टैक्स और लाते थे, और समुद्रगुप्त के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे, और उसके कोर्ट को भी अटेंड करते थे, क्योंकि उनको पता है ये बहुत पावरफुल है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इससे अच्छा कि हम इसके अधीन ही रहें। तो उसके बाद द रूलर ऑफ आउटलाइंग एरियाज़, जो आउटलाइंग एरियाज़ के रूलर हैं, जो ब्लू में मार्क्ड हैं, ये रहे। यहाँ पे जो लोग थे वो कुशांस के डिसेंडेंट्स थे, मतलब कुशांस के बाद आए, कुशांस के डिसेंडेंट मतलब कुशांस के पूर्वज थे, ठीक है। कुशांस कब आए थे? 78 AD में। तो ये कुशांस के पूर्वज थे, कुशांस और साकास दोनों के। और ये ब्लू वाला यहाँ पे भी और श्रीलंका में भी है, ठीक है। तो इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे समुद्रगुप्त के आगे, और अपनी बेटियों को शादी करने के लिए इनके पास भेज दिया था,
ठीक है, तो ये मैप मैंने इसीलिए चिपकाया ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो यहाँ पे प्रशस्ति मेंशन, मतलब जो समुद्रगुप्त के बारे में प्रशस्ति लिखी गई थी उसमें क्या क्या मेंशन किया था हरिसेन ने। तो सबसे पहले उनके ग्रेट ग्रैंडफादर और फादर ऑफ समुद्रगुप्त थे। मैंने आपको बताया था ग्रेट ग्रैंडफादर थे श्रीगुप्त, ग्रैंडफादर थे घटोत्कच, जिन दोनों को महाराजा का टाइटल मिला था। और समुद्रगुप्त के फादर थे चंद्रगुप्त वन, जिनको महाराजा धीराज का टाइटल मिला था। उनकी जो मदर थी कुमारा देवी, वो लिच्छवी गण से बिलोंग करती थी। तो समुद्रगुप्त ने वेस्ट की तरफ भी अपना एक्सपेंशन किया था साकास के अगेंस्ट। मैंने आपको बताया था ना, जो ब्लू मैप में जो ब्लू शेडेड एरिया था वो। और समुद्रगुप्त के कोर्ट में सारे जो लोग थे वो होशियार लोग थे, एक्सपीरियंस्ड लोग थे। और वो एक ऐसा राजा था जो वीणा प्ले करता था। वीणा क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हमें कुछ कॉइन्स मिले हैं जिनके ऊपर ये उनकी तस्वीर लगी हुई है, जो वीणा उस हाथ में पकड़े हुए हैं। तो कौन सा राजा था जो वीणा प्ले करता था? समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य का टाइटल मिला था, और ये जनरली लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर कंसिडर किए जाते हैं। तो इनको विक्रमादित्य का टाइटल मिला हुआ था। और हुनास जो थे ना, उन्होंने इनके ऊपर 2 बार अटैक किया था, लेकिन ये बच गए 2 बार। लेकिन हुनास कंटिन्यू अटैक कर रहे थे इनके ऊपर, जिसकी वजह से इनका डिक्लाइन हो गया। तो यहाँ पे जो गुप्ता पीरियड था वो पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो उसके गुप्ता पीरियड एंड होने के बाद आया पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या क्या हो रहा था? नॉर्दर्न इंडिया के अंदर एक डायनेस्टी चल रही थी, वर्धन डायनेस्टी, जिसको पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो इनका जो मेन कैपिटल था इस डायनेस्टी का, वो थानेश्वर था, जो कि प्रेजेंट डे हरियाणा है। तो इस डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यभूति, और इम्पोर्टेंट रूलर्स थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के बारे में तो सुना ही होगा सब। तो साउथर्न इंडिया में चालुक्यास और पाल्लवास थे। तो ये आ गया 1500 ईयर्स अगो। चैप्टर 8 में बताया था कि चोलास, चेरास, पांड्यास ने 2200 ईयर्स अगो से 1800 ईयर्स अगो तक रूल किया था, और चालुक्यास और पाल्लवास ने 1500 ईयर्स अगो इनका रूल था। तो यहाँ पे एक घटना लिखी हुई है। तो जो थानेश्वर था वो राज्यवर्धन का कैपिटल था। तो राज्यवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री, यहाँ पे ये स्पेलिंग मैप से कट गई है, राज्यश्री होगा ये। तो जो राज्यवर्धन की बहन थी राज्यश्री, इनकी शादी ने कन्नौज के राजा से करवा दी थी। अब कन्नौज के राजा से करवा दी। दूसरी तरफ जो गौड़ थे, नॉर्थ वेस्ट बंगाल की तरफ इनका रूल था। यहाँ पे मेन रूलर कौन थे? शशांक और देवगुप्त। इन्होंने अटैक कर दिया कन्नौज के ऊपर। अब जबकि राज्यवर्धन की बहन की शादी हो चुकी है इससे, तो इनका पूरा फर्ज बनता है ये इनकी हेल्प करें। तो राज्यवर्धन गए इनकी हेल्प करने। तो यहाँ पे युद्ध हुआ। उसी बीच क्या हुआ? राज्यश्री तो एस्केप कर गई, लेकिन राज्यवर्धन की डेथ हो गई। अब जो हर्षवर्धन थे, राज्यवर्धन के भाई, उनको गुस्सा आ गया क्योंकि उनके भाई की डेथ हो चुकी थी। तो उन्हें गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कन्नौज पे अटैक किया और गौड़ को डिफीट करके कन्नौज को अपना कैपिटल बना लिया। उसके बाद वो गुस्से में ईस्ट की तरफ भी बढ़े और मगध को और बंगाल को भी कैप्चर कर लिया। लेकिन वो नर्मदा रिवर को क्रॉस कर रहे थे साउथ की तरफ, लेकिन वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पुलकासेन II प्रेजेंट था। पुलकासेन II कौन था? चालुक्य रूलर। ठीक है, तो अब है साउथ इंडिया। मतलब साउथ इंडिया में क्या क्या चल रहा था वो अब है, मतलब अब आ गया टॉपिक। तो साउथ इंडिया में कौन कौन थे? पल्लवास एंड चालुक्यास। 1500 ईयर्स अगो की बात है ये। तो पल्लवास का कैपिटल था कंचीपुरम, और इनकी जो पूरी रेंज थी, इनका एरिया, वो कंचीपुरम से कावेरी बेल्ट तक था। चालुक्यास का कैपिटल था आईहोल, और इनका जो एरिया था वो रायचूर दोआब से लेके रिवर कृष्णा और तुंगाभद्रा रीजन के बीच में जो जगह वहाँ तक था। तो यहाँ पे पुलकासेन II, जो कि एक चालुक्य रूलर थे, उनके बारे में भी एक प्रशस्ति लिखी गई रवि कीर्ति के द्वारा। तो प्रशस्ति में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती हैं। तो इनकी प्रशस्ति में क्या क्या हमें जानने को मिलता है पुलकासेन II के बारे में? उनके एंसेस्टर्स, उन्होंने कहाँ पे एक्सपेंशन किया था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, और उन्होंने हर्षवर्धन के एडवांसेस को भी रोक दिया था। और उसके बाद पल्लवा जो किंग थे, उनको भी इन्होंने अटैक किया था। तो ये इनकी प्रशस्ति में हमें जानने को मिलता है।
तो अब आ गए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। जो पहले लैंड रेवेन्यू और विलेजेस के लिए बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ की जाती थी, लेकिन अब आ गई थी नई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो महादंड नायक को, मतलब यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, ठीक है। महादंड नायक, चीफ जुडिशियल ऑफिसर, कुमार अमात्य, एन इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, संधि विग्रहिका, अ मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, नगर श्रेष्ठी, चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी, सार्थवाहा, लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवान्स, कयास्थास, स्क्राइब्स, प्रथमा कुलिका, चीफ क्राफ्टमैन। तो हम पढ़ेंगे तब आर्मी कैसी होती थी तब। तो आर्मी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती थी और उनके पास एलिफेंट्स और चैरियट्स और फुट सोल्जर्स भी होते थे, और उन सोल्जर्स को सैलरी पेड नहीं की जाती थी, उनको गिफ्ट्स दिए जाते थे, और मिलिट्री के लीडर भी होते थे। और जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उनको हम समानतास कहते थे। तो समानतास रेवेन्यू कलेक्ट करते थे सोल्जर्स को और हॉर्सेस को मेंटेन करने के लिए, उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करके। असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम, तो साउथ में असेंबलीज होती थी, तो इनके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो विलेज में जो असेंबलीज होती थी, अगर उस असेंबलीज में लैंड ओनर्स ब्राह्मण नहीं है तो उस असेंबली को बोलेंगे उर, ठीक है। लेकिन अगर लोकल असेंबलीज हैं और उनमें लैंड ओनर जो हैं वो ब्राह्मण हैं तो उनको बोलेंगे सभास। तो इन असेंबलीज में क्या डिस्कस किया जाता है, एजुकेशनल वर्क को कैसे सुधारें, टेम्पल्स बनाने के बारे में, एग्रीकल्चरल वर्क और रूट्स बनाने के भी ऐसे ये चीज़ें डिस्कस की जाती थी असेंबलीज में। ऑर्डिनरी पीपल जो थे उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, दो तरीके से पता चलता है, प्लेज और ट्रैवलर से। प्लेज एक है, कालिदासा ने एक प्ले बनाया है अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये एक लव स्टोरी है। इस प्ले के अंदर किंग है वो संस्कृत में बात कर रहे हैं और जो कॉमन लोग हैं वो प्राकृत में बात करते हैं। और दूसरी तरफ है ट्रैवलर में एक है फाहे। तो फाहे ने बताया था कि जब छुआछूत भी होती थी, मतलब अनटचेबल्स भी बाना करते थे कुछ लोगों को, जैसे शूद्र थे, ठीक है ना। पहले चैप्टर में तो नहीं है, तीसरे या चौथे चैप्टर में शूद्र थे, उनके साथ अनटचेबल्स माना जाता था उनको। तो वहाँ चाइना से था, ठीक है। तो चैप्टर एंडेड।